हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस कहानी के लेखक हैं हमारे सब्सक्राइबर राहुल ठकराल। वैसे तो विश्वास और अंधविश्वास में ज्यादा फर्क नहीं होता। मन से किया जाए वो विश्वास और बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके किया जाए वो अंधविश्वास। कभी कभी यही अंधविश्वास दिल दहला देने वाली होती है। ओहो, कितनी मस्त ठंडी हवा आ रही है। ऐसा कहकर प्रीति ने वापस अपना सिर कार के अंदर लिया। प्रीति ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। वह 7 महीने से गर्भवती थी और उसका पति गौरव उसे मुंबई से 100 किलोमीटर दूर अपने गांव नजरपुर ले जा रहा था ताकि प्रीति इन दिनों कुछ आराम महसूस करे और शहर की चकाचौंध से दूर रहे। ये उनके होने वाले बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। गन्ने के खेतों को चीरते हुए उनकी गाड़ी नजरपुर गांव आ पहुंची। प्रीति नजरपुर गांव को देखती ही रह गई। वाह, कितना सुंदर गांव है ये। गन्ने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। गौरव कार को एक साइड में खड़ी कर देता है। प्रीति के गांव में उतरते ही गांव का एक बूढ़ा आदमी प्रीति को देखकर कहता है, चलो इस बार एक प्रबंध तो कर ही दिया हमारे घीमाराव ने। प्रीति गौरव की तरफ देखकर कहती है, कौन है ये लोग और तुम्हें घीमाराव क्यों बुला रहे हैं और ये किस प्रबंध की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता प्रीति, शायद इन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर गांव का एक आदमी खेमराव आता है। खेमराव गौरव को नमस्ते करता है और बोलता है, आइए साहब आइए, आपके रुकने की व्यवस्था मेरे घर पर की गई है, आप वहाँ चलिए। गौरव और प्रीति दोनों खेमराव के बताए रास्ते पर खेमराव के घर चले जाते हैं। खेमराव का घर गन्ने के खेतों के बीच में था। वहां जाते ही खेमराव की बूढ़ी माँ अंगूरी और गांव की कुछ महिलाएं प्रीति का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। वहां छोटे बच्चों के खिलौने भी रखे होते हैं। प्रीति ये जानकर आश्चर्य होती है कि इस गांव की महिलाओं को मेरे आने से पहले कैसे पता कि मैं गर्भवती हूँ। खेमराव की माँ अंगूरी फिर दोनों को एक कमरे में ले जाती है और कहती है, प्रीति बेटा, तुम यहीं इसी कमरे में सोना, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। तभी उस कमरे में एक और औरत थी जो प्रीति को खड़ी खड़ी देख रही थी। उसको देखकर अंगूरी गुस्से में बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? चल जा यहाँ से। फिर प्रीति अपनी चारपाई पर लेट जाती है। प्रीति लेटी हुई थी, तभी उसे अंगूरी के डांटने की आवाज सुनाई दी। प्रीति अपने कमरे के एक छेद से देख पा रही थी कि अंगूरी उसी महिला को जो अभी यहाँ थी उस पर चिल्ला रही थी और उसे झाड़ू से पीट रही थी, पर उस महिला के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी प्रीति दरवाजा खोल के जैसे ही बाहर गई, अंगूरी ने तुरंत झाड़ू फेंक दिया और प्रीति से बोली, तुम बाहर क्यों आई बेटा? कुछ चाहिए तो मुझे बता देती। प्रीति कुछ कहती उससे पहले ही वो महिला वहां से चली गई। रात हो जाती है। प्रीति, गौरव, खेमराव और अंगूरी खाना खाने लगते हैं। प्रीति की निगाहें उस औरत को ही ढूंढ रही थी जो सुबह से इस घर में मंडरा रही थी, पर अभी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। प्रीति थोड़ा खाना खाकर थाली में ही छोड़ देती है। अंगूरी वो खाना बचाकर रख लेती है। फिर प्रीति घर के आंगन में अकेली बैठी थी। तभी उसे मकान के एक बगल वाले कमरे से हल्का सा उजाला दिखाई दिया। वो उस कमरे की तरफ जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि जो थाली अभी उसने जूठी छोड़ी थी उसी थाली का बचा खाना वो औरत खा रही है। प्रीति उस कमरे में अंदर जाती है और उससे पूछती है, कौन हो तुम और ये जूठा खाना क्यों खा रही हो? पर वो महिला कुछ नहीं बोली। तभी अंगूरी की आवाज आती है, कहाँ हो प्रीति बेटा? लो दूध पी लो। कहते कहते अंगूरी भी उसी कमरे में आ जाती है और प्रीति को चिल्लाकर कहती है, क्या चाहती हो तुम? क्यों इस औरत के पास बार बार चली जाती हो? अपशगुनी है ये और इसके साथ जो हो रहा है वो इसके कर्मों का फल है। प्रीति ये सुनकर घबरा जाती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। प्रीति को ये सब थोड़ा अजीब लगने लगा था, पर तभी उसे आंगन में एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो हाथ के इशारे से प्रीति को अपने पास बुला रही थी और प्रीति को आई कहकर बुलाती है, आई, ओ आई, तुम मेरी आई जैसी हो। प्रीति उसके मुंह से आई सुनकर बहुत खुश होती है
और दौड़कर उसके पास जाती है। कौन हो तुम बेटा? पर जैसे ही वो उस लड़की के पास जाती है, वह लड़की वहां से भाग जाती है। प्रीति भी उसके पीछे चलना शुरू कर देती है, पर वो लड़की थोड़ी देर में गन्ने के खेत में गायब हो जाती है। प्रीति उसे बहुत खोजती है, पर वो लड़की उसे कहीं नहीं मिलती। तभी खेमराव वहां आ जाता है। क्या हुआ भाभी जी? कुछ नहीं, एक लड़की दिखी थी मुझे यहाँ, वो अभी कहीं गायब हो गई। नहीं भाभी, आपको कुछ वहम हुआ होगा। इस गन्ने के खेतों में छोटी लड़की कहाँ आएगी भला? आप सो जाइए, रात बहुत हो गई। प्रीति सोने चली जाती है। अगली सुबह प्रीति ने देखा गांव की कुछ महिलाएं आई है और बहुत सारा खाना पीना और मिठाइयाँ लाई हैं। अरे ये सब क्यों? प्रीति और कुछ बोली रही थी कि तभी अंगूरी ने उसकी बात को काटते हुए बीच में बोला, बेटा, ये हमारे गांव का रिवाज है। गांव में अगर कोई बाहर गांव से गर्भवती महिला आए तो सभी गांव की महिलाएं उसके लिए खाना पीना और मिठाई लेकर आती हैं। प्रीति सभी मिठाई और पकवान थोड़ा थोड़ा खा लेती है, फिर बोलती है, बस अब और नहीं, मेरा पेट बहुत भर गया है। ठीक है, तुम जाकर हाथ धो लो। प्रीति घर के पीछे हाथ धोने चली जाती है। तभी उसे वहां वही लड़की दिखाई दी। उस लड़की ने प्रीति को फिर हाथ के इशारे से बुलाया। प्रीति उसके पीछे गई। गन्ने के खेतों में वो लड़की भाग रही थी और उसके पीछे प्रीति भी। पहले की तरह इस बार भी वो लड़की गायब हो गई, पर प्रीति इस बार रास्ता भटक गई और भटकते भटकते एक कुएं के पास जाकर पहुंची। प्रीति ने जैसे ही कुएं के अंदर झांका तो देखकर डर गई, क्योंकि प्रीति को उसमें बच्चों की लाशें दिखी। वो पीछे हट गई। प्रीति का पूरा शरीर कांपने लगा था, उसका माथा पसीने से भर गया था। प्रीति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह हिम्मत करके फिर से कुएं में झांकती है तो वहां कोई लाश नहीं होती। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता है ये सब मेरा वहम है। फिर प्रीति जैसे तैसे घर आती है। घर आकर वो ये बात सबसे पहले अंगूरी को बताती है। अंगूरी उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगली बार से वो उस कुएं के पास ना जाए। फिर रात हो जाती है। प्रीति कमरे में बैठी थी, तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही वो पीछे घूमी, वहां कोई नहीं था। फिर उसे अपनी खिड़की में एक महिला की परछाई दिखाई दी। प्रीति दरवाजा खोलकर बाहर जैसे ही भागी, वो घर में पहले से रहने वाली महिला से जा टकराई। फिर प्रीति उस महिला से कहने लगी, कोई है वहाँ? मैंने अभी किसी को देखा, कोई है वहाँ पर? वह महिला हल्के से मुस्कुरा देती है, पर कहती कुछ नहीं और वहां से चली जाती है। प्रीति अपने कमरे में चली तो जाती है, पर सोच में पड़ जाती है। आखिर वो छोटी लड़की कौन है? कुएं में उसे बच्चों की लाशें क्यों दिखी? और अभी जो दिखी वो महिला कौन थी? ये सारे सवाल उसको परेशान कर रहे थे। प्रीति यही सोचते सोचते सो जाती है। जब वो सोती है तो उसके सपने में आता है मुंबई से 100 किलोमीटर दूर नजरपुर गांव है। नजरपुर गांव में खेमराव नाम का आदमी अपनी मां अंगूरी और अपने भाई के साथ रहता है। नजरपुर गांव एक महामारी का शिकार है। यहाँ हर वर्ष महामारी फैल जाती है। उससे बचने के लिए गांव के ही तांत्रिक ने एक उपाय बता रखा था। गांव में हर साल एक नवजात बच्ची की अमावस्या की रात को बलि देनी होगी, उससे गांव में महामारी नहीं फैलेगी। पर शर्त यह था कि गर्भवती महिला किसी बाहर गांव या शहर की हो। खेमराव बाहर गांव की लड़की से शादी करके लाता है, पर वो महिला गर्भ धारण नहीं कर पाती है। खेमराव गुस्से में आ जाता है। फिर वह उस महिला को अपने ही घर के बगल वाले कमरे में ले जाकर उस महिला को जिंदा जला देता है। फिर खेमराव दूसरा विवाह करता है और इस बार उसे लड़की हो जाती है और वो लड़की को ही जाकर कुएं में फेंक देता है। पर उस लड़की की मां इन सब के खिलाफ थी। वो अपनी बच्ची को नहीं मारने देना चाहती थी, कहीं वो अपनी जुबान किसी के सामने ना खोल दे। इसलिए खेमराव उसे जिंदा तो छोड़ देता है, पर उसकी जुबान काट देता है। वह जुबान कटी महिला कोई और नहीं, वही महिला है जो प्रीति को आते ही मिली थी। साल बदल चुका था, अब बारी खेमराव के भाई की थी।
खेमराव के भाई का चेहरा जैसे ही सामने आता है, प्रीति की नींद खुल जाती है। ये और कोई नहीं, गौरव ही था। प्रीति सब कुछ जान चुकी थी। वह वहां से भागने लगती है, क्योंकि आने वाले कल में अमावस्या की रात ही थी। पर जैसे ही वो भागने लगती है, अंगूरी, खेमराव और गौरव, जो कि असल में घेमराव था, प्रीति को पकड़कर बांध दिया और एक हवन के पास बिठा दिया। प्रीति ने जैसे ही तांत्रिक की तरफ देखा तो उसे वो बूढ़ा याद आया जो उन्हें आते ही मिला था। वो बूढ़ा ही उस गांव का तांत्रिक था और उसके कहने पर ही गांव में ये परंपरा चली आ रही थी। तांत्रिक मंत्र जाप करने लगा। प्रीति ये सब देखकर बेहोश हो गई थी। फिर अगली सुबह हो गई। प्रीति ने देखा वह अब खुली पड़ी है। वह फिर भागने लगी तो घेमराव ने उसके सिर पर एक लठ मार दिया। प्रीति नीचे गिर गई। प्रीति नीचे गिरी पर उसके हाथ में नीचे पड़ा हुआ चाकू लग गया। दूर रहो मुझसे, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी। फिर तुम बच्चा कहाँ से लाओगे? नहीं प्रीति, तुम ऐसा मत करो, चाकू फेंक दो। इतने में तांत्रिक पीछे से आता है और प्रीति के हाथ से चाकू छीनकर फेंक देता है और प्रीति का पीछे से गला दबाने लगता है। फिर प्रीति जान की भीख मांगने लगती है। छोड़ दो मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। फिर चारों लोग हंसने लगते हैं। चिल्ला और जोर से चिल्ला, कोई नहीं आएगा तेरी मदद करने। इतना कहते ही तांत्रिक के पेट में चाकू आर पार हो जाता है और ये चाकू मारा था भीमराव की जुबान कटी बीवी ने। आज के मॉडर्न युग में भी अंधविश्वास जैसी चीजों के कारण लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हैं। कब खत्म होगा ये अंधविश्वास, या फिर यह अंधविश्वास ही हमें खत्म कर देगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।